हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप सब कैरियर से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, जमकर मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 26 अगस्त 2023 का जो हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर है उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 एज वेल एज जो दूसरे स्टेट पीएससी के हमारे एग्जामिनेशंस आने वाले हैं उनके लिए। ना सिर्फ हम लोग रेलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस या किस तरीके के क्वेश्चंस आप इन करंट अफेयर्स में से एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में। एंड मेंस आंसर राइटिंग में अगर आप इस डाटा का इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस में कर सकते हैं, इन सारी चीजों पे भी हम लोग बातचीत करेंगे। काफी कुछ है जानने के लिए, काफी सारी चीजें हैं सीखने के लिए। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। शुरू करते हैं 26 अगस्त 2023 के द हिंदू न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चले देखते हैं सर। पहली न्यूज है इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट के बारे में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट ISAC 2022, ये अवार्ड्स की अभी अभी घोषणा हुई है, तो इसके बारे में हम लोगों को बातचीत करना है। तो इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कंटेस्ट जो है, इसमें इंदौर को बेस्ट स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है, या फिर इंदौर को जो है सबसे बेस्ट स्मार्ट सिटी माना गया है। मध्य प्रदेश को टॉप स्टेट माना गया है फॉर एक्सेम्पलरी परफॉर्मेंस इन स्मार्ट सिटीज मिशन, यानी कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत में जो हमारे स्टेट्स काम कर रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश का काम सबसे उत्कृष्ट तौर पर निकल कर आया। एंड सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी के तौर पर चंडीगढ़ जो है उसका नाम निकल कर आया। अब ये जो इंफॉर्मेशन है इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कंटेस्ट की 2022 की, ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ज्यादा काम की नहीं है कि इंदौर को आपने सबसे स्मार्ट सिटी का अवार्ड दे दिया या फिर मध्य प्रदेश को आपने सबसे बेस्ट स्टेट का अवार्ड दे दिया। ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काम का नहीं है। बहुत कम चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछे। पीएससी वगैरह में ये क्वेश्चन आ सकता है, नो डाउट अबाउट दैट, बट यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रेलेवेंट नहीं है। यूपीएससी के लिए रेलेवेंट ये है, या फिर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि ये इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड होते क्या हैं, इनका क्या पैरामीटर है, किस बेसिस पर ये अवार्ड दिए जाते हैं, कौन देता है, वगैरह वगैरह। तो अब उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत हम लोग करेंगे कि इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स होते क्या हैं। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कंटेस्ट या फिर ISAC अवार्ड फॉर 2022 वेर ऑर्गेनाइज्ड अंडर स्मार्ट सिटीज मिशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मतलब ये अवार्ड देता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स देती है। 2022 के भी इन्होंने करवाए थे, इसके पहले भी जितने भी बार ये अवार्ड दिए गए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ही जो है ये अवार्ड कंडक्ट करवाए थे। और ये किस पर्टिकुलर कैटेगरी के तहत दिए जाते हैं? स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत में ये अवार्ड दिए जाते हैं। इसमें यह देखा जाता है कि जो शहर हैं जिनमें स्मार्ट सिटीज मिशन चल रहा है उसमें कौन सा शहर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो स्टेट्स जिनमें ये स्मार्ट सिटीज मिशन के प्रोग्राम चल रहे हैं वो स्टेट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, एज वेल एज यूनियन टेरिटरीज वगैरह किस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं। एंड ये अवार्ड्स प्रेसिडेंट साहब के द्वारा दिए जाते हैं या प्रेसिडेंट के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। एंड ये इनका 4th एडिशन है, मतलब इसके पहले 3 बार ये अवार्ड्स और दिए जा चुके हैं। 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी, 2019 में इनको दिया गया, 2020 में इनको दिया गया, 2021 में कोविड के चलते ये अवार्ड्स नहीं दिए जा सके। अब 2022 के जो अवार्ड्स थे उनकी घोषणा भी 2023 में की जा रही है। और 2023 में जिस तरीके से स्टेट्स ने काम किया है, ऑब्वियस सी बात है इसके जो आईसैक अवार्ड्स हैं वो 2024 में लगभग इसी टाइम पीरियड के आसपास में आपको दिए जाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी है कि आईसैक अवार्ड्स कौन देता है या कौन ऑर्गेनाइज, आईसैक अवार्ड्स कौन प्रेजेंट करता है? प्रेसिडेंट साहब प्रेजेंट करते हैं। क्यों दिए जाते हैं? स्मार्ट सिटीज मिशन में आपका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, सिटीज का, स्टेट्स का, यूनियन टेरिटरीज का, उसको एसेस करने के लिए या उसके बाद परफॉर्मेंस बताने के लिए दिया जाता है। एंड कौन करवाता है आईसैक अवार्ड्स? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिनिस्ट्री कौन सी है ये अपने को ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। चले आगे बढ़ते हैं। ISAC recognizes and rewards cities, projects and innovative ideas that are promoting sustainable development across 100 smart cities। तो स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत जो हम लोगों ने 100 स्मार्ट सिटीज बनाई हैं या जो 100 शहरों को हमने स्मार्ट सिटीज बनाने की घोषणा करी थी और उसके बाद से काम कर रहे हैं, उसमें जो भी काम चल रहा है आईसैक अवार्ड्स किन बातों का ध्यान देता है? वो ये देखते हैं कि इन सिटीज में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं और जो भी आइडियाज वगैरह जो आप ये लगा रहे हो, जो भी इनोवेटिव आइडियाज का इस्तेमाल कर रहे हो, इसकी मदद से
सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। ये जो 100 स्मार्ट सिटीज हैं, स्मार्ट सिटीज में आपका जो एम्फेसिस है वो इस बात के ऊपर है कि भैया तुम कुछ भी करो इन शहरों में डेवलपमेंट के लिए, मगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट हो तो ऐसा हो जिससे किसी भी तरीके से प्रकृति को नुकसान ना हो, इनफैक्ट नेचर का जो है आप ज्यादा भला कर सको तो बेहतर है, आप ज्यादा ग्रीनरी बढ़ा सको, अपने शहरों में ग्रीन कवर आप ज्यादा इंक्रीज कर सको तो वो बेहतर रहेगा। अगर आप इस तरीके का प्रोजेक्ट बना रहे हो कि कंक्रीट ही कंक्रीट बढ़ता चला जा रहा है, कंक्रीटाइजेशन जो है शहर का वो हो रहा है, मगर विकास के नाम पर और पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कुछ नहीं हो रहा, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है, तो वो सारी चीजें काउंट नहीं होंगी, चाहे वो आप उसको शहर को न्यूयॉर्क बना दो, डजंट मैटर। यहां पे क्या देखा जा रहा है, इस तरीके के आइडियाज लगाओ, ऐसे प्रोजेक्ट्स लाओ और ऐसे स्मार्ट सिटीज बनाओ कि आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो हो सके। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करोगे तब आपको जो है रिकॉग्नाइज किया जाएगा, नहीं करोगे तो फिर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा और ये अवार्ड नहीं मिलेगा। तो अब ये स्मार्ट सिटीज का जो पूरा बात बात जिक्र आ रहा है, थोड़ा सा इस पे भी बात कर लेते हैं कि स्मार्ट सिटीज मिशन था क्या या है क्या, इसके तहत में आप क्या करना चाहते हो। तो स्मार्ट सिटीज का ये पूरा मिशन 2015 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत ऑब्जेक्टिव यह है कि शहर का जो बेसिक कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट शहर है, यानी कि राजधानी हो गई, जो बड़े बड़े हमारे महानगर हो गए, राज्यों की जो हमारी स्टेट कैपिटल्स हो गई, और इसके अलावा स्टेट कैपिटल के अलावा जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट शहर हैं, उनको इसमें कवर किया जा रहा है। इसमें सबसे पहले तो इनका जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोड्स हो गई, जो रेलवे नेटवर्क हो गया, जो आपकी इंटरकनेक्टिविटी हो गई, वाटर की सप्लाई हो गई, बाकी सारी चीजें हो गई, इस पे काम किया जा रहा है, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जा रहा है। दूसरा, इनका जो एनवायरमेंट है उसको साफ करना है, प्रोजेक्ट्स ऐसे बनाने हैं कि सस्टेनेबल एनवायरमेंटल डेवलपमेंट हो सके। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन सारी चीजों के चलते जो आपके सिटीजन इसमें रह रहे हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको सुधारा जा सके, उसको जो है ठीक किया जा सके। अब ये सब आप करोगे कैसे, तो उसके लिए सरकार का कहना यह है कि स्मार्ट सॉल्यूशंस लेकर आओ। स्मार्ट सॉल्यूशंस के दो तीन मतलब हैं, एक तो इनोवेटिव, यानी कि इनोवेशन का इस्तेमाल करो, इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेकर आओ। इनोवेटिव होने के साथ में वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होने चाहिए, और कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ वो इको फ्रेंडली होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दो तीन बातें जो हैं इनको ध्यान में रखते हुए आप स्मार्ट सॉल्यूशंस लेकर आते हो और उसकी मदद से आप प्रोजेक्ट बनाकर ये सारे ऑब्जेक्टिव्स अगर आप अचीव करते हो, तो फिर वो सारी की सारी चीज स्मार्ट सिटी मिशन के तहत में आएगी और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बाकायदा आपको सपोर्ट करेगी। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है इस तरीके से शुरू किया गया था, ये सारी की सारी बातें इसमें की गई थी। तो ये हमको ध्यान रखना है कि स्मार्ट सिटीज मिशन का क्या मतलब है, या स्मार्ट सिटीज मिशन में क्या क्या डिस्कस किया गया था। अब यहां से जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्मार्ट सिटीज अवार्ड का जो कंटेस्ट था, इसमें ये किसको पहला पुरस्कार मिल गया, बेस्ट शहर कौन सा है, ये सब मुश्किल है यूपीएससी में आए। ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि नहीं आ सकता, अतरंगी सवाल 2023 में हमने देखे थे, प्रीलिम्स में बहुत पूछे गए थे, तो हो सकता है उस तरीके का कोई एक आध क्वेश्चन डाल दें, मगर जनरली चांसेस कम है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको स्टेट पीएससीज में जरूर पूछे जा सकते हैं। इनफैक्ट एमपी के जो बच्चे हैं, एमपी पीएससी में ये क्वेश्चन आ जाए तो मुझे कोई खास आश्चर्य नहीं होगा। यूपीएससी में ये पूछा जाएगा कि भाई ये जो स्मार्ट सिटीज अवार्ड का जो कंटेस्ट है वो करवाता कौन है, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर्स करवाती है। ये पूछा जाएगा कि ये क्यों दिया जाता है, तो हमें याद रखना है ऐसे प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए जिनसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता हो। और इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन कि स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट क्या है या स्मार्ट सिटीज मिशन क्या है, ये आ सकता है मेंस में। अगर कहीं पे आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह से रिलेटेड, तो स्मार्ट सिटीज मिशन एक बहुत पॉजिटिव या फिर एक बहुत सकारात्मक असर डाल रहे हैं, और किस तरीके से डाल रहे हैं उन बातों की उनको बातों को हाईलाइट करते हो आप, इस बात को वहां पर जो है आप इसको कोट कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है ये न्यूज के बारे में सारी बातें जो जो हमारे काम की थी और किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमने देख लिया। ये यहाँ पे खत्म होती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अब सेकंड न्यूज देखते हैं। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स ऑफ G20 nations which generate 75% of world trade flow agreed on following points at 2 days G20 trade and investment ministerial meeting at Jaipur। मतलब यह है कि G20 नेशंस की एक मीटिंग हुई, किनकी, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स की, यानी कि G20 देश में जितने भी हमारे देश और आपके ग्रुप ऑफ कंट्रीज आते हैं, इनके जितने भी ट्रेड मिनिस्टर्स थे, जो भी आपके कॉमर्स मिनिस्टर्स थे, इन सब लोगों की एक मीटिंग करवाई गई है। 2 दिन ये मीटिंग चली है। एंड इस मीटिंग में, और ये मीटिंग जो है इसमें कुछ फैसले लिए गए। अब ये मीटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले तो उस पर बात कर लेते हैं। G20 के ये 20 देश या देशों के समूह जो इस मीटिंग में आए, या जिन देशों के या देशों के समूहों के ट्रेड मिनिस्टर्स और इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स इस पर्टिकुलर मीटिंग में आए, जब इन सबको हम लोग कंबाइन तौर पर देखते हैं तो पूरी दुनिया में होने वाला जो 75% ट्रेड है वो ये लोग कंट्रोल करते हैं, या फिर 75% ट्रेड जो है उसका फ्लो इन देशों से होता हुआ जाता है। इसलिए ये रेलेवेंट हो जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इस मीटिंग में फैसला क्या क्या लिया गया, थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो डिसीजन है वो है मैपिंग ऑफ
ग्लोबल वैल्यू चेन्स, यानी कि जितनी भी ग्लोबल वैल्यू चेन्स हैं उन सबकी मैपिंग करवाई जाएगी टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम एंड व्हाट नीड्स टू बी डन टू मेक दीज वैल्यू चेन्स मोर इंक्लूसिव, सस्टेनेबल एंड शॉक प्रूफ। यानी कि पहला काम जो होगा, दुनिया में जितनी भी आपकी ग्लोबल वैल्यू चेन्स हैं कॉमर्स की, उनको मैप किया जाएगा। मैपिंग करके ये देखा जाएगा कि ये ग्लोबल वैल्यू चेन कहां से शुरू होती है और कहां पे जाके खत्म होती है, और उसके बाद में ये समझा जाएगा कि इनके सामने फंडामेंटल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं और उनको दूर करने के लिए फिर हमें क्या करना है ताकि ये वैल्यू चेन ज्यादा इंक्लूसिव हो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने आप में शामिल करें, ज्यादा सस्टेनेबल हो, यानी कि लंबे वक्त तक सस्टेन करें, इनका बिजनेस मॉडल जो है फ्लॉप या फेल ना हो जाए जल्दी, एंड शॉक प्रूफ बने, यानी कि जैसे कोविड जैसी कोई समस्या आ जाए तो उससे ये ना हो कि ये पूरी की पूरी ग्लोबल वैल्यू चेन बैठ जाए, उस शॉक को बर्दाश्त करें। ये पॉइंट समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लीजिए, ये अभी तो खैर भारत में भी लिथियम की कई खानों को खोज लिया गया है, बट उनमें काम होना भी शुरू होना भी बाकी है, वहां से लिथियम का खनन होना या माइनिंग होना भी बाकी है। मैक्सिमम लिथियम जो बैटरीज वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, फिर जिन बैटरीज का इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में यूज होता है, दो जगहों से आ रहा है। एक है साउथ अमेरिका और दूसरा है चाइना। तो साउथ अमेरिका और चाइना से आपने लिथियम जो है, उस रॉ लिथियम जो है उसको निकाल के ये इसका जो मैक्सिमम हिस्सा है वो चाइना जाता है। चाइना में फिर बड़ी मात्रा में जो है बैटरीज बनती हैं और उसके बाद फिर दुनिया भर में जो है सप्लाई होती है। अब ये बन गया एक ग्लोबल वैल्यू, एक ग्लोबल सप्लाई चेन। तो उसी की बात की गई है, या फिर ग्लोबल वैल्यू चेन, कि एक जो लिथियम है उसको खान से निकाला गया, खान से निकालने के बाद में उसको फिर जो है साफ कर करा के जिस भी तरीके से एक्सपोर्ट करने लायक बनाया गया, चाइना भेजा गया, फिर उसके साथ जो भी हुआ अल्टीमेटली उसकी मदद से बैटरी बनाई गई, बैटरी वगैरह में और 10 चीजें लगाई गई और उसके बाद में उसकी सप्लाई करी गई। अब जब ये लिथियम को खान से निकाला था तब उसकी जो वैल्यू थी वो कम थी, मगर जैसे जैसे वो इस ट्रांसफॉर्मेशन में सप्लाई इस वैल्यू चेन में आगे की तरफ में बढ़ता जाएगा और उससे जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वैसे वैसे उसकी वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। जो फाइनल बैटरी आपकी सप्लाई के लिए बिकेगी, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में इस्तेमाल होनी है, ऑब्वियस सी बात है उसकी वैल्यू वो लिथियम जो खान से निकाला गया था उससे तो ज्यादा होगी। तो ये जो पूरा एक एक स्टेप है जिसमें जो भी आपका फाइनल प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते वक्त प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, ये वैल्यू चेन कहलाती है। इनफैक्ट ये सप्लाई चेन भी कहलाती है, बट यहां पे हम लोग मूल्य की बात करते हैं। तो इन लोगों का कहना यह है कि पहले तो हम लोग पूरी की पूरी जो अलग अलग चीजों की, अलग अलग सेक्टर्स की वैल्यू चेन्स हैं, सप्लाई चेन्स हैं ग्लोबल लेवल पर, इनको हम लोग मैप कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कहां से शुरू होता है और कहां पर जाकर खत्म होता है। एक बार जब देख लेंगे कि कहां से शुरुआत है और कहां पे खत्म है, फिर ये देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम समझ में आ जाएंगी तो फिर इनको ठीक करने के लिए क्या करें, और बाकी सारी चीजें फिर जो करनी है इंक्लूसिव बनाने के लिए, सस्टेनेबल बनाने के लिए और शॉक प्रूफ बनाने के लिए, उस पर हम लोग फिर कोई निर्णय या कोई डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा जो निर्णय लिया गया, टू गिव फुल एक्सेस टू micro, small and medium enterprises about information, finance and market sensitive data currently not fully accessible to them। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस या फिर एमएसएमईज जो हैं, जो दुनिया की लगभग 50% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं और लगभग 60 से 70% एम्प्लॉयमेंट देती हैं, उनके बारे में फैसला ये लिया गया है कि जितना भी आपको सेंसिटिव डाटा चाहिए या इंफॉर्मेशन चाहिए फाइनेंस से रिलेटेड या मार्केट से रिलेटेड, जो पहले इनको नहीं दिया जा रहा था, वो इनको सप्लाई किया जाए ताकि ये ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकें और ये जो इतने बड़े लेवल पर दुनिया का जो एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी को ये लोग में जो इनका कंट्रीब्यूशन है इसको और ज्यादा बढ़ाया जा सके। बड़ी बड़ी एमएनसीज की मोनोपोली जो है, अगर उसको भी तोड़ना है तो भी एमएनसीज के ऊपर, आपको एमएसएमईज के ऊपर काम करना पड़ेगा, और इनका के ऊपर अगर काम नहीं किया, अगर ये बंद होती हैं तो फिर इससे समाज पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, बजाय ये कि एक एमएसएमई, एक आपका जो एमएनसी है वो कुछ वक्त तक के लिए लॉस में चली जाए। तो इन पे ज्यादा एम्फेसिस करके इनको ज्यादा इंफॉर्मेशन देकर ज्यादा सुदृढ़ बनाने की तरफ में एक कदम उठाया जाएगा, इसका भी फैसला इन लोगों ने किया। और ये सब करके ये करना ये चाहते हैं कि जो भी देश हैं जिसमें ये एमएसएमईज काम कर रही हैं उनकी इकोनॉमीज में इनका कंट्रीब्यूशन और ज्यादा बढ़े। खास तौर पे इंडिया जैसा देश जहां पे एमएसएमईज एक बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं, श्रीलंका जैसा देश या फिर साउथ ईस्ट एशिया की जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है, यहाँ पे एमएसएमई का बहुत बड़ा रोल है। तो इस तरह, या फिर आपके लैटिन अमेरिकन देशों की बात कर ली जाए, मैक्सिको की बात कर ली जाए, अगर आप नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट को देखते हैं, तो यहाँ पे ये जो सारे देश हैं जहां पे एमएसएमईज एक बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं, वहां पे इनके रोल को और सुदृढ़ किया जाए, इनका जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है और जॉब्स वगैरह में जो कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ाया जाए। तीसरा और जो इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया है वो है डिजिटाइजेशन ऑफ ट्रेड डॉक्यूमेंट्स टू इंश्योर सीमलेस फ्लो ऑफ गुड सर्विसेज एंड कर्ब पेपर बिलिंग। पेपर बिलिंग के चलते जो आप कई जगहों पे जो आपका जो ट्रेड है उसमें जो शॉक्स लगते हैं, जो आप डिले होता है, उन सब चीजों को रोकने के लिए डिजिटाइजेशन के ऊपर फोकस किया जा
रहा है, जिसकी मदद से और ज्यादा सीमलेसली जो है सारा ट्रेड एक से दूसरी जगह फ्लो करवाया जाए, और पेपर वर्क के चलते जो है एक जगह पे वो रुके नहीं, ब्लॉक ना हो, और इसके चलते शॉक्स वगैरह ना डेवलप हो, इसके चलते जो है किसी आपका जो एक ज्यादा स्पीड में जो काम हो सकता था वो हो सके, इसके चलते जो ज्यादा स्पीड में काम नहीं हो पा रहा था वो हो सके, और ये जो भी आपके छोटे मोटे बॉटल नेक्स इनको दूर करवा के एफिशिएंसी जो है पूरे की पूरे ट्रेडिंग सिस्टम की बढ़वाई जा सके। तो ये कुछ फैसले जो हैं वो एमएसएमई की, ये जो एमएसएमई से रिलेटेड और बाकी सारी चीजों से रिलेटेड लिए गए हैं इस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग में, G20 में। अब ये क्वेश्चन GS3 का जो मेंस आंसर राइटिंग है उसके लिए बहुत ज्यादा काम का है, वहां पर इसको आप लिख सकते हैं, एज इट इज कोट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, या फिर सजेशंस में बता सकते हैं कि भाई एमएसएमई के लिए अच्छा क्या रहेगा, ग्लोबल सप्लाई चेन्स या वैल्यू चेन्स में अगर चेंजेस लाने हैं तो उसके लिए क्या करना है, डिजिटाइजेशन बढ़ाने के क्या फायदे हो सकते हैं, इन सारी चीजों में इस तरीके के क्वेश्चंस में आप इसका इस्तेमाल जो GS3 में पूछे जाते हैं उसमें आप इसको कर सकते हैं। चलें, तो ये हो गई इस न्यूज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। प्रीलिम्स में इसमें तो क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आया तो मेंस में आएगा, वो अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड न्यूज की तरफ, देखते हैं। सर, चाइना भूटान हेल्ड फर्स्ट मीटिंग ऑफ न्यूली सेटअप जॉइंट टेक्निकल टीम ऑन डिलिमिटेशन ऑफ देयर डिस्प्यूटेड बाउंड्री। मतलब ये कि चाइना और भूटान ने आपस में मिलकर एक जॉइंट टेक्निकल टीम बनाई थी, या फिर उन्होंने एग्री किया था कि हम लोग एक जॉइंट टेक्निकल टीम बनाएंगे, और उसकी मदद से जितनी भी उनकी डिस्प्यूटेड बाउंड्री है उसका डिलिमिटेशन करेंगे, यानी कि जो बाउंड्री उनकी अभी तक डिसाइडेड नहीं है चाइना और भूटान के बीच में, तो उसका जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। वो सॉर्ट आउट करने के लिए ये जॉइंट टेक्निकल टीम बनाई गई थी। अब खबर ये आई है कि इस जॉइंट टेक्निकल टीम की पहली मीटिंग हुई है। Experts in India have said any deal between China and Bhutan that exceeds to swap arrangement between areas to the north, that is Jamparlang and पासामलंग वैलीज एंड डोकलाम टू द वेस्ट वुड बी ऑफ कंसर्न टू इंडिया। तो जब अपने पास ये खबर पहुंची कि भाई चाइना और भूटान ने ये जॉइंट टेक्निकल टीम बनाई है और डिलिमिटेशन वगैरह के लिए, अपनी बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए उन्होंने पहली मीटिंग करी है, तब हमारे जो एक्सपर्ट्स ने उसके ऊपर उन्होंने इसके ऊपर कमेंट अभी फिलहाल के लिए ये किया है कि अगर आगे चलकर भूटान इस जॉइंट टीम के तहत में ये मान जाता, स्वैप एग्रीमेंट के लिए मान जाता है। स्वैप एग्रीमेंट का मतलब है कुछ जमीन देना और कुछ जगहों पर कुछ जमीन लेना। जनरली यहां पर अगर स्वैप एग्रीमेंट हुआ तो चांसेस यही है, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा है, भूटान बहुत छोटा है, तो मैक्सिमम जो जमीन है वो भूटान देगा चाइना से, कुछ ले ज्यादा पाएगा नहीं। तो हमारे एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि अगर स्वैप एग्रीमेंट हुआ या स्वैप अरेंजमेंट हुआ, अगर भूटान इसके लिए मान गया, तो दो जगहों पे खतरा है। एक तो नॉर्थ में भूटान के, जहां पे जम्पारलंग और पासामलंग वैलीज पड़ती हैं, वहां पे नॉर्थ में, और दूसरा डोकलाम में जो वेस्ट में पड़ता है भूटान के। अगर यहां पर किसी भी तरीके से इसने जमीन वगैरह चाइना को देना एक्सेप्ट कर लिया, जम्पारलंग और पासामलंग वैलीज में या फिर डोकलाम के इलाके में अगर जमीन देना अगर किसी भी तरीके से भूटान ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा कंसर्न की बात हो जाएगी। इसकी वजह यह है कि ये जो इलाका है, डोकलाम का इलाका खासतौर पर अगर हम देखें, इसका इंडिया का जो आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, चिकन स्नैक भी जिसको हम लोग कई बार कहते हैं, उसके साथ में ये बहुत ज्यादा करीब है, और वो कहीं ना कहीं हमारे लिए वल्नरेबल पॉइंट है। कल को अगर चाइना हमारे इतना करीब आ गया और यहां से फिर अगर कल को फ्रंट ओपन होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो चाइना के पास में एक एडवांटेज है, वो यहां से नॉर्थ ईस्ट के लिए हमारा एक्सेस जो है उसको काट सकते हैं। ये हमें एक कह सकते हैं वल्नरेबिलिटी है, हालांकि उसके लिए हमने मिलिट्री प्रिपरेशंस ले रखे हैं, बट फिर भी ये कंसर्न की बात है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के जितने हमारे रेस्ट ऑफ द स्टेट्स हैं उसके साथ में इंडिया का ये जो छोटा सा नैरो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है यही हमको जोड़ता है। और कल को अगर किसी भी तरीके के विवाद में चाइना अगर यहाँ पे हमला करता है और अगर ये किसी तरीके से अगर ये कट कर देता है, तो हमारा नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो एक्सेस है वो खत्म हो जाएगा डायरेक्ट हमारे एरिया के थ्रू। ये एक बहुत ज्यादा कंसर्निंग बात है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे एक्सपर्ट्स ने ये बोला है कि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए कंसर्निंग मैटर है। अगर ये चीज हुई तो ये ठीक नहीं है। अब मैं आपको पहले दिखा देता हूं ये दोनों वैलीज कहां पर है। ये भूटान है, भूटान के साथ में ये इंडिया लगा हुआ है, ऊपर की तरफ में ये चाइना है। अब यहां नॉर्थ में जो आपको ये दिख रहा है ये जम्पारलंग है और ये पासामलंग है, ये दो वैलीज हैं नॉर्थ में। इनका हमारे साथ सच कोई दिक्कत नहीं है, ये कांटेक्ट में है, भूटान और चाइना का यहाँ पे कांटेक्ट में है। मगर हमारा कहना यह है कि अगर ये भूटान इनको देने को तैयार हो जाता है तो चाइना रुकेगा नहीं, वो फिर किसी और हिस्से पे वो अपना जो है दावा पेश करेगा। वो बोलेगा कि ये वाला मुझे दे दो, ये हिस्सा मुझे दे दो, और इस तरीके से धीरे धीरे भूटान को निकल जाएगा। जो उसकी सलामी स्लाइसिंग की पॉलिसी है उसके चलते वो भूटान को पूरा का पूरा खा जाएगा। और ये जो डोकलाम प्लेट्यू का इलाका है, क्योंकि ये हमारे सिक्किम और बाकी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास में पड़ता है, तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। इसको मैं आपको दूसरी पिक्चर में दिखाता हूं। अगर ये देने के लिए ये भूटान वाले राजी हो जाते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए
ये डोकलाम की वैली है और ये हमारा सिक्किम और ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो छोटा सा कॉरिडोर है जो हमें इंडिया को आगे नॉर्थ ईस्ट के साथ में हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन है उसके साथ में मेनलैंड इंडिया को जोड़ता है। अब अगर चीन यहाँ पे आगे बढ़ गया जो इलाका भूटान के पास में, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉक्सिमिटी बहुत ज्यादा क्लोज हो जाती है और ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसके चलते कहीं ना कहीं हमारे को ये इश्यूज हैं कि भाई ये क्या हो रहा है या फिर ये चीज ठीक नहीं है, ये नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट इसी पर्टिकुलर इलाके में डोकलाम में जब चीनियों ने घुसने की कोशिश करी थी तो 2017 में हम लोग खड़े हो गए थे। यहाँ पे बकायदा हम लोगों ने स्टैंड ऑफ कर लिया था इनके साथ में। इंडिया चाइना भूटान का जो ट्राई जंक्शन बनता है 2000 चाइना में, 2-3 महीने लंबा है, पूरा का पूरा स्टैंड ऑफ हो गया था, बट हम लोग हटे नहीं थे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा कंसर्न की बात थी। अब उसी में चाइना को जब दिख गया कि कहीं ना कहीं ये लोग शायद इंडिया के रहते इतना आसानी से बाय फोर्स भूटान को से इलाके नहीं ले सकते, तो उन्होंने डिप्लोमेटिक तरीके से ये जो है एक दाव खेला है। सबसे पहले जो बाउंड्री टॉक्स शुरू हुए थे भूटान और चाइना के बीच में वो हुए थे 1984 में, क्योंकि ये सीमा विवाद बहुत पुराने हैं। तो 1984 में इन लोगों ने बाउंड्री टॉक शुरू किए कि चलो यार ये विवाद निपटा लेते हैं। बाद में उस टाइम पीरियड में जो इनका पूरा लार्ज फोकस था वो ये था कि भूटान के नॉर्थ में ये जो दो इलाके हमने देखे, भूटान के नॉर्थ में ये जो दो इलाके हम लोगों ने देखे हैं, जाकारलुंग और पासामलुंग, और इसके अलावा जो नॉर्थ के दूसरे पोर्शन हैं, एक तो ये मेन फोकस यहां पर था। दूसरा इसके अलावा डोकलाम प्लेट्यू जो था यहाँ पर जो वेस्ट के इलाके में यहाँ पे फोकस था। अब 2017 तक जो भी बातचीत होती रही, चलती रही सारी चीजें, 17 में चाइना ने कोशिश करी कि फोर्सफुली घुस जाते हैं, तब हिंदुस्तान यहाँ पे बीच में आ गया क्योंकि हमने भूटान के साथ में ट्रीटी कर रखी है कि उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है। तो 2017 में हम आके खड़े हो गए और पूरा का पूरा डोकलाम में जो है स्टैंड ऑफ हो गया। उसके बाद से भूटान और चाइना के बीच में ये जो डिस्प्यूट चल रहा था, ये जो डिस्कशन वगैरह चल रहा था, ये पूरा का पूरा डिस्कशन जो है वो स्टॉल हो गया। अब जाके ये डिस्कशन जो है फिर से रिज्यूम हुआ है और अब इसमें जो है बातचीत वगैरह फिर से शुरू हुई है। ये टेक्निकल टीम वगैरह बनाई गई है, बाकी सारी चीजें हैं। देखते हैं इसमें से फिर अब आगे क्या निकल कर आता है। मगर अभी की तारीख में यही बात निकल कर आ रही है कि अगर कोई समझौता हुआ जिसमें भूटान कुछ देने को तैयार हो गया, खासतौर पे वेस्ट के इलाके में, डोकलाम वगैरह के पोर्शन में, तो हमारे लिए कंसर्न है। अब यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा कि ये जो जम्पार लुंग है, ये जो पासाम लुंग वैलीज हैं जिनका जिक्र न्यूज में बना हुआ, ये कहां पर है और डोकलाम कहां पर है। तो डोकलाम के बारे में तो खैर 2017 के बाद से भारत का बच्चा बच्चा जानता है, तो इसके ऊपर शायद सवाल ना आए। मगर ये जो जम्पार लुंग और ये पासाम लुंग है, इनके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं कि ये कहां पे पड़ते हैं, किन देशों की बॉर्डर पर हैं, वगैरह वगैरह। इस तरीके के क्वेश्चंस यहां से बनकर तैयार हो सकते हैं। और अगर मेंस में आया तो सिक्योरिटी एंड डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा, तब अपने को बताना पड़ेगा कि हमारे इसको लेकर क्या कंसर्न्स हैं और क्यों हमारे लिए रेलेवेंट है। ये इंफॉर्मेशन भी आप याद रख सकते हैं कि 1984 से 2017 तक ये सारी बातें चल रही थी, फिर वहां पर जाकर जो है सारी बातें जो है स्टॉल हो गई 17 के स्टैंड ऑफ के बाद में, और अब चाइना फिर से रिज्यूम करके डिप्लोमेटिक तरीके से भूटान के हाथ मरोड़ने की या कलाई मरोड़ने की कोशिश कर रहा है। एंड हमें इसके लिए कुछ नेसेसरी स्टेप्स वगैरह जो है उठाने होंगे। तो इस न्यूज में इतना ही है। इसमें जितनी भी बातें थी वो हम लोगों ने कर ली, एंड प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज इंपॉर्टेंट है, तो उसको जो क्वेश्चन वगैरह बन सकता है वो मैपिंग में ही आएगा, वो भी हम लोगों ने देख लिया। चले आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। आई एम प्रीटी श्योर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपने इसे एंजॉय किया होगा, आपको ये सेशन फ्रूटफुल लगा होगा। तो ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब हम लोग 27 अगस्त 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने जो दूसरे दोस्त जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी दूसरे एग्जामिनेशन की जिसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको भी इस चैनल के बारे में बताएं, उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, एंड जुड़े रहें समर आईएएस के साथ। तो इसी नोट पे कॉलिंग इट द डे, कंक्लूडिंग द सेशन। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक ध्यान रखें अपना, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, एंड मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, रुके नहीं, पढ़ते रहें, क्योंकि समर शेष है, द वॉर इज येट नॉट ओवर। थैंक यू। जय हिंद।